न मानत पाक जड़, गए कई दिन बीत, बोला भारत सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। क्या ताकत का एहसास कराने के लिए हौसला दिखाना जरूरी हो गया था? क्या पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी हो गया था? यह सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर का मुद्दा उठाकर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की पीठ पर खंजर उतारने में लगा था और जब तक भारत ने जवाब नहीं दिया तब तक सीज फायर में कमी नहीं आई। अब सवाल है कि क्या हमने अपना दम दिखा दिया है? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हमने कोई चूड़ी नहीं पहना है, अपना देहरा में रहे, पाकिस्तान बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे बताइए, मोदी ने जवाब देना चाहिए कि सीमा पर बैठे जवान ने अपनी उंगली से ट्रिगर दबा करके जवाब देना चाहिए? कौन जवाब दे, मुझे बताइए। जवान दे या न दे? उसकी उंगली जवाब दे कि न दे? ट्रिगर जवाब दे कि न दे? दे रहा है दोस्तों, दे रहा है। जवाब बोली से नहीं, गोली से दिया जा रहा है। यकीनन जवाब दिया गया है, करारा जवाब। क्योंकि कश्मीर और सिर्फ कश्मीर के नाम पर खंजर खूब भोंका गया है। हमारे बीएसएफ और सेना के जवान इस समय परफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमारी सरकार देशवासियों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। नापाक साजिश रचने वाले शालीनता को कमजोरी मान बैठे थे, लेकिन इस बार भारत ने अपना सीना चौड़ा कर दिखाया है। सिर्फ सीना चौड़ा नहीं हुआ, दुश्मन की छाती फाड़ने की कुव्वत भी हम दिखा चुके हैं। एक का जवाब हम हजारों में दिखा चुके हैं। भारत एक जिम्मेवार देश है जो आक्रमण नहीं करता और स्वाभाविक है कि इस केस में पाकिस्तान बार बार प्रोवोक करता है, आक्रमण करता है, लेकिन भारत की एक जिम्मेवारी है कि अपनी भूमि और अपने नागरिकों की पूर्ण रक्षा करे। अपनी भूमि और अपने जनता की रक्षा करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। 1971 की लड़ाई हो या 1999 का रण, हर बार शिकस्त खाकर भी सबक लेने को तैयार नहीं है पाक। शायद ये भूल गया पड़ोसी मुल्क कि जब देश बढ़ता है उसकी ताकत भी बढ़ती है, लेकिन शायद वो अपने उगते सूरज को भारत का डूबता सूरज मान बैठा है। रण होगा तो तबाही दोनों तरफ होगी, लेकिन जब बात अस्तित्व की होगी तो खत्म वो ही होगा। और इसे पहले से समझना मुश्किल नहीं कि नुकसान ज्यादा किसका होगा। विजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो फिलहाल अब पिछली रात से अब तक फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन ये फायरिंग क्यों नहीं हो रही है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है या फिर कोई साजिश और पाकिस्तान रच रहा है आप अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की? और क्या इस मामले पर वाकई सियासत हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो जवाब सेना के जवानों को देना चाहिए वो जवान जवाब दे रहे हैं, नेताओं को जवाब नहीं देना चाहिए और कम से कम इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या है ये पूरा मामला? क्या कुछ इसकी रणनीति आगे बनी रहेगी भारत की, और पाकिस्तान के आगे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान की ओर भी खलबली मची हुई है भारत के जवाब के बाद, क्योंकि पिछले 10 सालों में ऐसा देखा गया है कि भारत की ओर से पहली बार इतना मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। मेरे साथ ओंकार सिंह लखावत, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अर्चना शर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ रही हैं। आप दोनों का स्वागत है। एचपी यादव साहब, पूर्व वायुसेना के अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है। और प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत है। मेरा जो पहला सवाल है प्रफुल्ल बख्शी साहब आपसे ही है, ये जो पिछले 24 घंटे से फायरिंग नहीं हो रही है, इसके पीछे आपको पाकिस्तान की कोई रणनीति नजर आती है या फिर वाकई भारत की ओर से जो ठोस जवाब दिया गया है उसकी वजह से पाकिस्तान शांत हुआ है? देखिए, जो आपने शब्द इसका इस्तेमाल किया रणनीति, ये रणनीति एक बहुत बड़े दायरे में गिनी जाती है। जवाब ना देना और अपना पैतरा बदलने को भी रणनीति कहते हैं। इस समय
पाकिस्तान बाध्य हो गया है। उसने फायर पावर का जवाब जब फायर पावर से मिला उसको, और जब उसको थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा उसको दर्द हुआ, तो ऑटोमेटिकली अब वो सोच रहा है इस बार के बारे में कि आगे क्या किया जाए। ये कहना बिल्कुल मुश्किल होगा कि क्या एकदम से वो ठीक हो गया हो। जैसे कि आपने अभी कुछ कहा, पीठ में छुरा भोंका, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक पाकिस्तान अपने हित में काम कर रहा था और वो अपने हित में ही काम करता रहेगा, चाहे पैतरा बदल ले। आप ये मत सोचिए कि आपके फायरिंग रुक जाएगी। फायरिंग यहां पे रुक गई हो, कहीं और शुरू हो जाएगी थोड़ी टाइम बाद। आपको उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने हैं टेररिस्ट, उन्होंने भेजने हैं, और आपके लोकल एरियाज में हिंदुस्तान में धमाके होंगे और जो हादसे होंगे, वो पाकिस्तान की आर्मी और अलकायदा और आईएसआई मिलकर सारा तय कर चुकी है। इस समय जब मोदी साहब का जो उनको हुक्म मिला, उन्होंने रवैया देखा कि उन्होंने फौज को छूट दी है। चलिए ठीक है प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपकी बात समझ में आ गई। एचपी स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या करा जाए। बिल्कुल एचपी यादव साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर जो पाकिस्तान के जो बख्शी साहब ने कहा कि पैंतरा उन्होंने जरूर बदल दिया है, यह बात तो तय है कि जो नवंबर फर्स्ट वीक जो बर्फबारी से पहले कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भारत में घुसाया जाए, वो भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो 24 घंटे से गोलीबारी बंद है, उसके पीछे आपको क्या कुछ नजर आता है? क्यों बंद है ये? जिस तरह से रिटायर्ड विंग कमांडर बख्शी साहब ने बताया है, मैं तो बेसिकली जूनियर नॉन कमीशन ऑफिसर हूं और 1971 वार में मैं MiG-21 एयरक्राफ्ट के इंजन टेक्नीशियन था, और मैंने आंखों देखी बात देखी है कि पाकिस्तान जो है बहुत छोटा सा देश लगता है, इंडिया के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता। वो डिफेंस के पर्टिकुलर वे में, डिफेंस ने जैसा बख्शी साहब ने बताया है, बिल्कुल सही बात कही है कि पाकिस्तान तो चुटपुट चलता रहता है। उसको देखा कि ठीक है, एक छोटी सी गोली चला के डरा देते हैं, लेकिन इंडिया एक ऐसा स्ट्रांग देश है जिसको हमारी डिफेंस इतनी स्ट्रांग है, जिसमें मैं ऑनेस्टली बख्शी साहब को ऑनर करता हूं। सही बता रहे हैं। चलिए ठीक है यादव साहब, सियासत पर हम बात करेंगे, तब हम लखावत साहब और अर्चना जी के पास जाएंगे। अब मैं अपने मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा। अमिताभ जी, ये जो बात बख्शी साहब ने कहा, एचपी यादव साहब ने कहा, कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि भारत की ओर से जो पुरजोर जवाब दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं शांत हुए हैं। और ये भी बात तय है कि शायद अभी जिस इलाके में फायरिंग हो रही थी वहां पर बंद हो गया है, अगले 2-4 दिनों में शायद कोई दूसरे फ्रंट पे वो फायरिंग शुरू कर दें। देखिए, मैं बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, वो तो यादव जी समझे, बख्शी साहब समझे, जो लोग सेना में रहे हैं। मेरा तो उस ढंग से वास्ता नहीं रहा। एक पत्रकार के नाते जितना देखा, समझा, कवर किया, या आर्मी के अधिकारियों से जितनी मित्रता रही उतना ही जानता हूँ, उससे ज़्यादा तो जानता नहीं मैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मिग का मुंह किधर है और पूंछ किधर है। लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत हुई तो कमजोर भारत ने भी क्रांति कर दी, और जब पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हुई तो मजबूत भारत भी सहमा डरा खड़ा रहा। मैं 100 उदाहरण गिना सकता हूं, 100 उदाहरण। जवाहरलाल जी इस देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जवाहरलाल जी मजबूत नेता नहीं थे देश की रक्षा के संदर्भ में। वो जो स्पाइनल कॉर्ड चाहिए होती आयरन की, वो नहीं थी जवाहरलाल जी के पास। उनके पास और बहुत सारे गुण थे जिनकी मैं श्रद्धा से स्मरण करता हूं। तो उनके समय में देश को शर्मनाक स्थितियों से गुजरना पड़ा। उनकी बिटियां आई, भारत उस वक्त भी गरीब था, भारत उस वक्त भी भूखा था, भारत उस वक्त भी अनाज मांग के खा रहा था। मैं फिर रेखांकित कर रहा हूं, अनाज मांग के खा रहा था। आज तो बहुत सारी बंदूकें, गोला बारूद, मिग, चेतक और नाना प्रकार के उपकरण और विक्रांत और अरिहंत क्या क्या है। तब तो भारत के पास कुछ नहीं था, लेकिन भारत के पास मजबूत प्रधानमंत्री था, तो पाकिस्तान को आधा बांट दिया इसी सब सेना ने, इसी गरीब भारत ने। 2003 में सीज फायर हुआ, शायद 25 सितंबर की तारीख रही होगी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, गलत भी हो सकती। उसके बाद से आपको पता है सबसे ज्यादा भारतीय जवान सीज फायर के वायलेशन में पाकिस्तान के द्वारा कब मारे गए?
2013 में मारे गए, उससे थोड़ा कम 10 में मारे गए थे। 2013 में 200 से ज्यादा दफा पाकिस्तान ने वायलेशन किया सीज फायर का। वही पाकिस्तान है, वही उसके कृत्य कुकृत्य अपकृत्य धतकर्म है, कभी डरता भी है। पाकिस्तान सक्षम राष्ट्र नहीं है। अगर उसको यह खौफ हो कि अगर पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे, ये जो होता है ना, मोहल्ले में कितना भी बदतमीज बच्चा हो, अगर उसको यह खौफ हो जाए कि नहीं जिस दिन पकड़ लिया उस दिन फिर उल्टा टांग के पेड़ पे मारेंगे, तो शरारत करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में करता है। इस बार जब ये घटना घटी, मैं अपनी दिल की बात बताऊं, मैं कांग्रेस के विरोध में, भाजपा के पक्ष में नहीं हूं, मैं भारत के ही पक्ष में खड़ा हूं केवल। तो जब मैं भी भारत के नागरिक के नाते मैं भी व्यग्र था, मैंने उत्तर प्रदेश के अपने चैनल पर अपने इस कार्यक्रम में यह विषय मुद्दा बनाया। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, यह अवसर है जब देश को पता लगना चाहिए कि जो आप कहते थे उसका कोई अर्थ है। मैंने कहा, मैंने चुनौती दी कि बाकशूर होने का समय नहीं है, जमीन पर दिखना चाहिए एक्शन। खैर, सरकार की अपनी रणनीति रही होगी, एक्शन दिखा। आज की बहस जब हम लोग आगे बढ़ाएं ना राजनीतिक तौर पर, तो यह जरूर स्मरण रखें कि पाकिस्तान के अखबार और पाकिस्तान के चैनल्स ने क्या कहा है। ये जरूर ध्यान रखिए, तभी तस्वीर सामने आएगी। हमारे यहां कोई आफत नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। पाकिस्तान में सत्ता के शिखर पर पैनिक है, सत्ता के शिखर पर पैनिक मचा हुआ है। क्यों? उनका नुकसान ज्यादा हो गया। उन्होंने एक पत्थर हमारे घर की खिड़की पे मारा था, हमने उनकी तमाम खिड़कियां ही तोड़ दी, चौखटी निकाल दी, बोले जाओ। अब वो सोच रहे कि ये तो ज्यादा हो गया यार, ऐसा तो पहले होता नहीं था, असेसमेंट में गलती कहां हो गई। मैं नहीं कहता पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान का अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर है। पाकिस्तान की 3 प्रायोरिटी है, शायद बख्शी साहब मेरी बात से सहमत हो। मेरी समझ जो कहती है छोटी सी 3 प्रायोरिटीज है। पहली, आंतरिक जो संघर्ष उसके यहां है, आतंकी ताकतों और सरकार के बीच में, उसमें स्थिरता लाए। दूसरी प्रायोरिटी है अफगानिस्तान में अपने लिए महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर पाए, वो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है। और तीसरा, भारत को थोड़ा अशांत रखे ताकि वहां की सेना और वहां के जो हुक्मरान हैं उनका चेहरा थोड़ा बचा रहे अपने मुल्क में, नहीं तो लोग उनको मारने लगेंगे। कश्मीर में शांति हो जाए तो पाकिस्तान में लोग पिटना शुरू हो जाएंगे, ये जान लीजिए। लोग कर्नल को भी मारेंगे, जनरल को भी मारेंगे और मियां नवाज को भी मारेंगे। ऐसा स्टेट हो गया। आज मैंने मियां नवाज शरीफ का एक बयान सुना, मैं बड़ा हैरान हुआ। जिस राष्ट्र ने 1000 बार से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन कर दिया इन 11 सालों में, वो आज हमको कह रहा है कि मैं भारत से अनुरोध करूंगा कि वो संघर्ष विराम समझौते का सम्मान करे। एक उदाहरण बताइए जब भारत ने संघर्ष विराम समझौते को तोड़ा हो। लेकिन मिनिमम डिटेरेंट तो हम रखेंगे ना, जिसको हिंदी में न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। भारत शांति का पक्षधर हो सकता है, लेकिन फिर मैं कहूंगा दिनकर जी की बात, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मुझे केवल एक ही दृश्य अच्छा लगता है भारत की सेना के संदर्भ में, एक ही दृश्य, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों के बल बैठाल कर माफ किया था हमने। तब क्षमा का मतलब था दुनिया के सामने। दुनिया ने माना कि हम चाहते तो इन 1 लाख सैनिकों का कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा जाओ, माफ किया। तब तो बात समझ आती है। अगर आपके पास शक्ति नहीं, आप निर्वीर्य है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तब क्षमा का, उदारता का या बौद्ध के दर्शन का कोई अर्थ नहीं होता। कम से कम जहां तक राज्य का संदर्भ। ले जाओ मेरा मोबाइल ले जाओ मेरा। मुझे लगता है भारत ने ये जो उत्तर दिया है, ये उत्तर पार्टीजन लाइन से ऊपर उठ के देखा जाना चाहिए। ये भाजपा का उत्तर नहीं है, ये कांग्रेस को जवाब नहीं है भाजपा का, ये भारत का उत्तर है अपने उद्दंड पड़ोसी के लिए।
इसी लाइन पर यह बहस आगे चलेगी तो मुझे लग रहा है राष्ट्र को सुखद लगेगा। बिल्कुल। अर्चना जी, इस मामले पर जो पिछले 2-3 दिनों में बयानबाजी हो रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से, कांग्रेस के नेता कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री मंच पर आके कहते हैं कि सेना जवाब देगी, प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना है। क्या इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बंद करना चाहिए चीजों को, यहां पर राष्ट्रीयता सबसे ऊपर होनी चाहिए? निश्चित रूप से जब राष्ट्र की सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्र की अस्मिता का मामला हो, तो उसके साथ समझौता नहीं हो सकता और करना भी नहीं चाहिए। और इसकी सियासत करने का मायने यह है कि हम राष्ट्र के प्रति उस तरह के समर्पण की भावना नहीं रखते जो कि हमें होनी चाहिए एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमने जवाब दिया और जिस प्रकार से पाकिस्तान को बैकफुट पे आना पड़ा, वो हमारी सेना की काबिलियत और उसकी वो इच्छा शक्ति और वो उसका कहना चाहिए कि मनोबल, जिसने इस तरह से हमेशा पाकिस्तान को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया है। सबसे बड़ी बात ये धर्मराज यहाँ पर कि चूंकि ये जो घटनाएं घट रही हैं, यूं कह सकते हैं जिस प्रकार का सीमा रेखा का उल्लंघन करके सीज फायर कर रहा है, और पाकिस्तान ने ये भी सोच लिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे बढ़ के इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाकर के मुझे हरकतें करनी है ताकि इन्फिल्ट्रेशन को संरक्षण दिया जा सके। उसी समय भारत के 2 बड़े राज्यों में चुनाव भी है। चुनावी मंच से इस तरह के वाद विवाद होते हैं तो मुझे लगता है कि भारत की जो जनता है उसको पीड़ा होती है, क्योंकि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो तब मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री को किसी मंच से इस तरह से कहना चाहिए कि सिर्फ जुबान मत लड़ाइए, वहां पर वो जवाब दे रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं तो हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए दे रहे हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के लिए दे रहे हैं। अर्चना जी, जब देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा की रैली में यह कहेगा कि सीमा पर गोली चल रही, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, अगर राहुल जी ये बात चुनाव के मंच से कहेंगे तो इसका उत्तर क्या घर से दिया जा सकता है? क्या चुनाव के ही मंच से उत्तर आना चाहिए? ये नेताओं को संयम रखना चाहिए। और एक बात जो आपने कही ना, सेना ही करती है, इंस्ट्रूमेंट सेना ही होती है, लेकिन मैं फिर कह दूं पूरे तथ्यों के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, सेना ने इस देश का इतिहास उठाकर, देखिए आता हूं बख्शी साहब भी रुकिए, सेना ने तभी परफॉर्म किया है अब एक्सीलेंस के लेवल पर जाकर जब पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत हुई है। शास्त्री जी उसका उदाहरण है, इंदिरा जी उसका उदाहरण है, कारगिल का युद्ध उसका उदाहरण है, और इस बार ये जो हुआ है ये उसका उदाहरण है। अन्यथा हम लड़े तो और भी बार, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। 2013 में अर्चना जी, 2013 में हमारे 13-14 जवान शहीद हो गए थे, 200 से ज्यादा बार वायलेशन हुआ। आपने कहीं पाकिस्तान के अखबार और चैनल्स में यह सुना कि भारत ने इतना पलटवार किया, इतना हेवी नुकसान कर दिया? हमने अपने जवानों को, लाशों को चुपचाप सहेज लिया। यही सेना थी तब भी हमारी। सेना के साहस में 13 में कोई कमी नहीं थी, 14 में बढ़ नहीं गया साहस, 13 में कम नहीं था। यह साहस तो वीर अब्दुल हमीद से आता है और हजारों साल तक यही साहस रहेगा। देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि आज हमारी सेना अच्छा नहीं करी या प्रधानमंत्री के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, लेकिन और इतिहास को भी कोई बदल नहीं सकता, उससे विद्रोह भी नहीं कर सकता। लेकिन पीड़ा तब होती है जब आप राजनीति के मंचों से उठ करके जब विदेश जाते हैं, तब तो आप ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि 60 सालों में भारत ने बहुत प्रगति की, मंगलयान की जो उपलब्धि है उसको अपना श्रेय बताने में भी गुरेज नहीं करते। लेकिन उस सत्ता को, उस पार्टी को, उस नीति को आप साधुवाद नहीं देते जिसने ये श्रेय दिया आपको, जिसको इस श्रेय को हासिल करने के लायक आपको बनाए। आपने कहा 71 का वॉर, उसने तो पूरे विश्व के भूगोल को बदला, तो उस उपलब्धि को क्यों छुपाया जाता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, पीड़ा तब होती है जब मंचों से कहा जाता है। ना ये भाजपा और कांग्रेस के नहीं, मैं जितना बोलूंगा तथ्य पर आधारित बोलूंगा, और मेरे इस मंच पर मेरा निवेदन 1 घंटे तक लगातार जारी रहेगा कि तथ्य से इधर उधर ना रक्षा विशेषज्ञ को जाने दूंगा ना राजनीतिक विशेषज्ञ को। ये जान लिए तथ्य की बात। मैंने 71 का उल्लेख आपसे पहले किया, इंदिरा गांधी आपको बाद में याद आई, मुझे पहले याद आई, लेकिन मैं मनमोहन सिंह, सुन लीजिए भाई, लेकिन मैं नरसिंह राव, मनमोहन सिंह और जवाहरलाल नेहरू, इनको उस कसौटी पर खरा नहीं मानता। मैं ये भी बोलूंगा, ये आप नहीं बोलोगी। मेरे और आप में फर्क ये है, मैं इंदिरा गांधी को नमन करता हूं, लेकिन जवाहरलाल जी, मनमोहन सिंह और नरसिंह राव, आपको मैं एक जानकारी दूं, जब नरसिंह राव जी चार्ज छोड़ रहे थे, प्रधानमंत्री की शपथ ली अटल जी ने,
तो अटल जी उनसे मिलने गए तो मालूम है, और ये बात मुझे किसी छोटे आदमी ने नहीं बताई, मोहल्ला सुधार समिति के बीजेपी के कार्यकर्ता ने या प्रदेश प्रवक्ता ने मुझे बताई थी, ब्रजेश मिश्रा ने, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वाजपेयी की सरकार में। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा राव साहब ने कि हम चाहते थे विस्फोट करना, लेकिन अंतिम क्षणों में अमेरिका का बहुत दबाव था, हमको वो चीज होल्ड करनी पड़ी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो साहस दिखाएं। भारत का प्रधानमंत्री क्यों टिटका? मैं ये नहीं कहता कि वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण कर दिया 15 दिन में, 15 दिन में तो हो नहीं सकता, लेकिन वाजपेयी ने वो साहस दिखाया जो नरसिंह राव नहीं दिखा पाए। इसलिए मैं इंदिरा जी की इज्जत करता हूं, इसलिए वाजपेयी की इज्जत करता हूं। इंदिरा गांधी ने इस भूखे देश में भी यह साहस दिखाया कि परमाणु परीक्षण किया। यह साहस उसके बाद के प्रधानमंत्रियों में केवल वाजपेयी दिखा पाए, इसलिए वाजपेयी को नमन। शास्त्री जी छोटे कद के आदमी थे, लेकिन उससे बड़ा नेता नहीं हुआ भारत में। उसने साबित किया भारत का जनमानस केवल उन्हीं नेताओं को अपने दिल में रखता है, पद पर तो ऐसे वैसे सबको बैठाल देता है। देवेगौड़ा साहब भी प्रधानमंत्री रहे, गुजराल साहब भी रहे, लेकिन नेता उन्हीं को मानता है जिन्होंने देश के लिए कोई उल्लेखनीय योगदान किया हो। लखावत साहब, क्या जब तक गवर्नमेंट का पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत नहीं होगी, तब तक भारत की सेना जिस ढांचे में काम करती है, क्या भारत की सेना के लिए संभव है खुद ब खुद कोई निर्णय ले पाना? लखावत साहब। जी हाँ, मेरा ये कहना है कि राष्ट्र की सुरक्षा का विषय ये दलों से ऊपर है, और देश की सुरक्षा का विषय के लिए चाहे जितना त्याग करना पड़े, चाहे जितना बलिदान करना पड़े, चाहे जितना कठोर निर्णय पड़े, और कि चाहे जितनी हमारी बाकी प्राथमिकताओं को डाइवर्ट करना पड़े, यह शास्त्री जी ने किया। जैसा अभी आपने अग्निहोत्री जी ने ये बात कही, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, इंदिरा जी ने बांग्लादेश के पाकिस्तान के टुकड़े करके एक बहुत बड़ा काम किया दुनिया में। इसको आज हम नमन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। कारगिल का विषय हो चाहे अभी का विषय हो, मेरा एक निवेदन करना यह है कि ये केवल मात्र बीजेपी या भाजपा सरकार का विषय नहीं है, देश के 120 करोड़ लोगों का और भारत की संप्रभुता का प्रश्न है। किसी की हिम्मत हो जाए कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन करके और हमारे यहाँ के सिविल जो नागरिक हैं उनके घरों पर गोला दाग दे और वो सुरक्षित रह जाए और वापस अपने घर चला जाए, ये कोई भी देश, स्वाभिमानी देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सेना ने जो कुछ भी सरकार की नीतियां हैं उसकी पालना करके जो उत्तर दिया, यही बेफिटिंग उत्तर था, और इसी के लिए पाकिस्तान यही रास्ता जानता है। और एक बात अब मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि हमारी एक कहावत है कि ये जो लातों के देव होते हैं वो बातों से मानते भी नहीं है। पाकिस्तान का अपना इतिहास रहा है, आज से नहीं, हम तो 47 से देखते आ रहे हैं सारा का सारा विषय। परंतु भारत को ताकत के साथ में भारत की सेना को उत्तर उसी भाषा में देना पड़ेगा जिस भाषा में पाकिस्तान चाहता है, और दुनिया के सामने भी बताना पड़ेगा, इसकी करतूत को सामने लाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय सेना ने जो कुछ किया, भारत के नेतृत्व ने जिस प्रकार की क्षमता का प्रदर्शन किया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये भारत के लिए गौरव का विषय है। ये पार्टियां तो आएगी जाएगी, सत्ता आएगी और जाएगी, ये कोई सत्ता से जुड़ा हुआ विषय भी नहीं है। परंतु भारत अगर सुरक्षित रहता है और भारत की सीमा पर किसी को आंख उठाने का मौका ना मिले और हिम्मत ना हो, ये भारत की सुरक्षा नीति का एक हिस्सा है। वरना अग्निहोत्री जी, आप तो जानते हैं कि दहाड़ सेन से लेके मोहम्मद बिन कासिम के हमले से लेके आज तक तो हम यही झंझट कर पालते रहे हैं। आज तक हमारे पे तो हमले उसी प्रकार हुए, मोहम्मद गोरी ने किए, गजनवी ने किए, बाबर ने किए, पड़ोसी देश ने किए। 1000 साल की गुलामी है, 1000 साल। दहाड़ सेन में और आज नरेंद्र मोदी तक या इंदिरा जी के शासन तक में कोई फर्क नहीं है। हम उन्हीं हमलों को झेलते आ रहे हैं। और इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारी क्षमता और हमारी क्षमता के हिसाब से हमारी कटिबद्धता इस देश के लिए सर्वोच्चता की है, उसके लिए चाहे जो हमको त्याग और बलिदान करना पड़े, ये सबके लिए दायित्व है। कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये बाकी पार्टियों से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, देश की संप्रभुता का विषय है। और इसलिए भारतीय सेना ने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण हुआ और उसके अनुरूप उन्होंने अपना कदम उठाया, और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है, देश की जनता यही चाहती है। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपकी बातों से सहमत हूं, आप बहुत अच्छा सुनने को मिला। पर मैं ये एक बात बता दूं कि हमारा भारत का जो इतिहास है वो ये दर्शाता है एक बड़ी मेन चीज, जिस चीज को रैंड कॉरपोरेशन ने सन 1995 में बताया था कि भारत के पास कोई सुरक्षा नीति ही नहीं लिखी गई,
और उन्होंने जब ये पब्लिश किया तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान की हिल गई और फिर फौज को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हुक्म हुआ कि ओवरनाइट 2-3 रातों में उन्होंने जल्दी जल्दी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने डॉक्ट्रिन लिखी। साहब, डॉक्ट्रिन वो चीज होती है जो बताती है कि किस स्थिति में, किस मात्रा में कौन क्या कब और कहां कैसे करेगा। ये जब, और ये भी बोला गया 1962 वॉर बिना डॉक्ट्रिन के की गई थी। अब बताइए साहब, जब फौज के पास डॉक्ट्रिन ही नहीं होती तो क्या हालत होगी। यही सोमनाथ के टाइम था, 17 बार हमला हुआ, 17 बार आपकी डॉक्ट्रिन ने कहा घंटी बजाओ, भगवान को याद करो, तो लोग आते गए। अब बात पलटी नजर आ रही है। अब सोमनाथ नहीं रहा यहां पे। अब देखिए मोदी साहब है, अब उन्होंने स्ट्रेट अवे अपना जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है फौज को दे दिए हैं और उन्होंने खुद कहते हैं या जब गोली से जवाब दिया जा सकता है तो प्रधानमंत्री को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, फौज अपना कार्यक्रम कर रही है, मॉनिटर कर रहे हैं, फीडबैक सिस्टम है उनके पास, वो चलता रहेगा। देखिए ये ही तरीका होता है लड़ाई करने का। अंग्रेजों ने सारी दुनिया पे कब्जा क्यों किया? क्योंकि उनके जनरल्स को पूरी छूट थी, नेल्सन को पूरी छूट थी कि नेपोलियन से कैसे वो ट्रैफलगर में, बैटल ऑफ ट्रैफलगर में उसको मिले। सारी की सारी जो जीते हुई है, विक्ट्रीज हुई है या डिफीट्स हुई है, इन चीजों के अभाव से या इन चीजों के होने के कारण हुई है। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। चलिए, मुझे दो बातें याद आती हैं लखावत साहब, दो बातें मुझे याद आती हैं। एक तो मुझे याद आता है जब गरीब था हिंदुस्तान तो शास्त्री जी ने कहा कि एक समय मैं खाना छोड़ता हूं, उपवास करता हूं, एक समय देश छोड़े। पूरे देश ने खाना छोड़ दिया एक टाइम का। ये देश वो है। शास्त्री जी ने कहा हमें अपने गहने दो, सरकार के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं, तो महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र दे दिए। ये देश। दूसरा, वो तो मैंने देखा नहीं, सुना है, पढ़ा है। शास्त्री जी का कार्यकाल तो देखा नहीं। वाजपेयी के समय में जब न्यूक्लियर परीक्षण हो गया, दुनिया में हंगामा मच गया, मैं उस अवसर का साक्षी रहा हूं। जब वाजपेयी जी ने इसका दुनिया के सामने अनाउंसमेंट किया तो मैं था वहां उनके निवास पर, मैंने वो दृश्य भी देखा। उसके बाद मैंने दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं देखी। उसके बाद भारत की जब पार्लियामेंट शुरू हुई अर्चना जी, तो तक दुनिया का प्रेशर बहुत ज्यादा भारत सरकार पर आ चुका था, तमाम प्रतिबंध लग चुके थे भारत सरकार पर। वाजपेयी बोलने खड़े हुए, हम लोगों की भी उत्सुकता थी कि देखें भारत का प्रधानमंत्री, एक तरफ वैश्विक दबाव, दूसरी तरफ राष्ट्र का गौरव, किधर खड़ा होता है, कैसे बोलता है। वाजपेयी जी ने कहा कि जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं और सफाई मांग रहे हैं, उनको भारत का 5000 साल का इतिहास देखना चाहिए। हम आक्रमण करने नहीं जाते, इतिहास गवाह है, हम कभी आक्रमण करने नहीं गए, लेकिन यह समय की मांग है कि हम मिनिमम डिटरेंट यानी न्यूनतम प्रतिरोधक शक्ति अपने पास रखेंगे। इस पर किसी का दबाव मंजूर नहीं। भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, उसके पास न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी उसकी जेब में होनी चाहिए। इतना कह के बात समाप्त कर दी। ये नेतृत्व जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, यहां से उसकी धार तय होती है, जो शास्त्री जी ने की, जो इंदिरा जी ने की, जो वाजपेयी ने की। ये 3 नाम मैं बार बार ले रहा हूं। प्रधानमंत्री तो 13 हो गए भारत में, लेकिन 3 ही नाम बार बार ले रहा हूं रक्षा के संदर्भ में। इन लोगों ने अपने अपने कार्यकाल में कोई ना कोई मील का पत्थर स्थापित किया इस देश में। इसलिए मैं कहता हूं, सेना तो पहले दिन से महान है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत चाहिए। अन्यथा आप बताइए, इतने सीज फायर वॉल्यूशन हुए पिछले कार्यकाल में, मैं भारत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पार्टी नहीं। उस वक्त भारत कमजोर था क्या? साल भर पहले पाकिस्तान के गाल पर झंडाटेदार थप्पड़ क्यों नहीं मारा हमने? 13 में, 12 में, 11 में, 10 में क्यों नहीं मारा? कोई भय था? कोई डर था? कोई संकोच था? भारत लकवाग्रस्त राष्ट्र है क्या? भारत निर्धन है क्या? साहस की कमी है क्या? सेना कमजोर है क्या? कौन था कमजोर? अगर इसका उत्तर इतिहास पूछेगा कि कमजोर कौन था, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या मैं ये बोल दूं कि भारत की सेना कमजोर थी?
ये भारत के 1.25 अरब लोग कमजोर थे। कौन था कमजोर? आंकड़े और इतिहास गवाह है। इसलिए मैं कहता हूं पॉलिटिकल लीडरशिप को देश के मानस के साथ ट्रेवल करना आना चाहिए। बिल्कुल, यहां पर एक बात होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जिस तरीके से अब तक जो चर्चाओं में भी बात सामने आई है कि जब जब राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला शख्स देश में आगे रहा है, रूल जिसने किया है, उस वक्त देश सफल रहा है, और ये बात आगे भी शायद तय होगी। अर्चना जी, ये बात जो कुछ बख्शी साहब ने कहा, अमिताभ जी ने भी कहा, शायद आप उस बात से सहमत होंगे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना मजबूत दिखाएंगे, आप जब जितने सेना को पावर देंगे, सेना उसी हिसाब से परफॉर्म करेगी। देखिए धर्मराज, राजनीतिक इच्छा शक्ति सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी और के लिए नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी उतनी जरूरी होती है। और नेतृत्व जब क्षमतावान होगा, निर्णायक होगा, तभी जाकर के हम सारी स्थितियों को काबू में कर पाते हैं। लेकिन एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जब जब जिन लोगों को नेतृत्व के समय अवसर मिले और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, तो इतिहास में उनका नाम भी दर्ज हुआ। लेकिन आज की परिस्थिति को इस तरह से भी समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, फिर इधर बर्फबारी हो जाएगी, तो वहां पर इन्फिल्ट्रेशन में बाधा होगी। तो जब जब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अपनी इंस्टेबिलिटी को दबाने के लिए, जनता के आक्रोश में तुष्टीकरण को प्रस्तुत करने के लिए, सेना के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को दबाने के लिए भारत विरोधी बात करके, भारत के खिलाफ कार्रवाई करके ऐसे माहौल को बनाने का प्रयास करती है जिसमें कि वहां पर वो अपने वर्चस्व को स्थापित रखेगी। ये स्थितियां जब बनती है तब भारत के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री के तौर पर वहां जवाब नहीं देना चाहिए और जिस तरह का जवाब दिया उसको कोई बुरा बता रहा है। हम भी मानते हैं कि जैसा उन्होंने किया उसको जितने तत्परता के साथ रिटेलिएट किया जाए वो कम होगा, और किया। और उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि भारत के सामने उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि उनको नुकसान पहुंचा रहे उनके सिविलियंस को। लेकिन ये वो पाकिस्तान नहीं है जिस पर हम ये सोच करके चुप हो जाएं कि हाथाहथ होती है अपनी जनता के प्रति, वो एकदम से बिल्कुल जैसे हम लोग पीड़ित होते वैसी पीड़ा वो समझे। वो तो इस समय सिर्फ इसलिए चिंतित है क्योंकि कमोबेश वैश्विक स्थितियां ऐसी बनी कि जो देहाती संगठन थे वो कमजोर हुए, दूसरी जगह जो ऐसे संगठन बढ़ रहे हैं उनका वर्चस्व ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसा अमिताभ जी ने कहा कि अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल पोजीशन को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान जो है भारत विरोधी काम करना चाहता है और ऐसे अवसरों पर इस तरह के काम करता है। लेकिन मैं इस चीज को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि 2013 में यदि उसने कुछ किया तो हमने उसको जवाब नहीं दिया। जब उसने किया तब जवाब दिया, उससे वार्ता के संबंध तोड़े, उसके साथ किसी प्रकार के ट्रेड के बारे में बात करने के लिए हम तत्पर नहीं हुए। आपको ध्यान होगा कि जब कारगिल का इनकर्जन हो रहा था, जब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, जब लाहौर यात्रा किसी तरह से सुगम हो जाए तब ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रही हूं, लेकिन हुई, उनको दबाया कि लाहौर यात्रा को हम किसी तरह से सफल माने। उसकी परिणति युद्ध में हुई। हमारी वही सेना और मेरा निवेदन बहुत साफ है। मुझे पूरा करने दीजिए जी। हम उस नेतृत्व को भी मानते हैं, जैसे आप इंदिरा जी के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी मान रही है, हम भी मानते हैं कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में वो 95,000 सैनिक घुटनों के बल हमारे जो मानेक शाह थे उनके समक्ष आए, उनको क्षमादान हमने दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। लेकिन हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि कौन कैसे किस परिस्थिति को दबा करके और उसका कैसे फायदा उठाता है, वो चीजें भी इतिहास में दर्ज होती है। ठीक है। और जब राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय नेशनल सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी की बात होती है, तब हम भी पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके उस भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने के लिए तत्पर हैं, जो निर्णायक स्थिति में आकर के अपनी सेना के पक्ष में खड़ा होकर के ऐसा संदेश दे कि भारत की एकता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए सेना को फ्री हैंड दिया जाए। तो इसमें हमें भी किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं। लखावत साहब, मैं तो गांव का देसी आदमी, कम पढ़ा लिखा, मैं तो एक ही बात ठेठ जानता हूं, जो मेरे ख्याल से झुंझुनू से झालावाड़ तक हमारे जितने भाई बहन देख रहे होंगे समाचार बस, सब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। पाकिस्तान में कारण कोई हो, अयूब रहे हो, भुट्टो रहे हो और चाहे नवाज शरीफ हो, हमसे इससे मतलब नहीं चाहे जियाउल हक रहे हो। आपके घर में आग लग जाए, कोई कारण हो, हमसे क्या मतलब। जब आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो हम आपके दोनों गालों पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारेंगे। भारत इतना ख्याल करे, बाकी दुनिया की चिंता करने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान मौसम के चलते आ रहा है, बर्फ गिर रही है, कि सूखा पड़ रहा है, कि कश्मीर में चुनाव है, कि महाराष्ट्र में चुनाव है, कि एटा में चुनाव है, कि पटियाली में चुनाव है, कि झालावाड़ में उपचुनाव है, इससे हमसे क्या लेना देना भाई। आप बदतमीजी करने की जब भी कोशिश करेंगे सीमा पर, हम आपको उससे चौगुनी ताकत से उत्तर देंगे। इतना ही भारत
2003 से अगर सुनिश्चित किए रहा होता तो बेहतर रहता। 3 में जब ये हुआ, उसके बाद से ये सीज फायर वायलेशन शुरू हुआ है 2008 से, ये भारी संख्या में शुरू हुआ 2008 से। अब सवाल उठता है 2008 से अगर हम यही नियम बना लेते एकादशी की व्रत की तरह कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब आप मेरे घर पर पत्थर फेंकोगे तो हम लाठी से आपको मारेंगे जरूर, इसमें क्या दिक्कत थी लगावत साहब? नहीं, ये नीति तो होनी ही चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि दुश्मन को किसी भी परिस्थिति में बख्शने के लिए कोई कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, न उसको क्षमा करने के लिए कोई आधार हो सकता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि दुश्मन सुधरने वाला नहीं है। अभी जो इनका बिलावत भुट्टो जो नया नया नेता बनना जा रहा है, वो भी कहा कि मैं वापस भारत से वो बांग्लादेश लेने वाला हूं। आप मान के चलो, इसलिए 20, 30, 40 साल तक की रेखा तो उसने भाई ने तय कर दी है। इसलिए उनकी नीति, उनकी नियति, उनका सोच, उनकी आंतरिक परिस्थिति, भारत के प्रति उनका जिस प्रकार का परिदृश्य वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये तो तय है कि हमारा जो पड़ोसी है वह उसी हिसाब से निपटने के लिए उसकी मनमानसिकता है। और इसलिए भारत की सेना सक्षम है, भारत का राजनीतिक नेतृत्व सक्षम है और भारत की जनता सक्षम है। मैं इतना बात मान करके चलता हूं। पर अग्निहोत्री जी, मैं आपको एक बात कहता हूं, इन दिनों में स्वतंत्रता संग्राम पे काम कर रहा हूं। राजस्थान पे जो 1857 पे जो हुआ, मैं एक विवरण पढ़ रहा था इन दिनों कि अहुआ के अंदर जब ये सब कुछ हुआ, सर मैसन का सिर काट दिया गया और जोधपुर की सेना ने अहुआ पर अटैक किया अंग्रेजों के कहने के बाद, और जिस तरह से वहां की जनता ने उसकी धुनाई करी, और जब ब्रिटिशर्स के मन में आया, और मैं उनके आजकल सीक्रेट डायरीज पढ़ता हूं, तो उन्होंने कहा कि अब भारत में राज करना आसान नहीं है। मेरा ये कहना है कि यह नीति सर्वकालिक है। हमारी सेना, हमारा जवान, हमारा देश, हमारे देश की सुरक्षा के विषय को लेकर अगर मान लीजिए सतर्क नहीं है, उसकी नीति स्पष्ट नहीं है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, दुनिया के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, आंतरिक रूप से भी भारत कमजोर होगा उसकी दृष्टि से। इसलिए मेरा एक निवेदन करना है कि भारत की जो हमारी सामरिक नीति है, हमारी सीमा से जुड़े हुए विषय है, हमारी विदेश नीति है, बहुत सीधा हिसाब है। जो हमारा साथ दे उसके साथ खड़े होंगे, जो हमारा विरोध करेगा उसको पहले समझा देंगे, और न समझे तो समझाने का तौर तरीका भी जानते हैं, वो तरीके से। लगावा साहब, यहाँ मेरे ख्याल से ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं। एक मिनट बख्शी साहब, एक मिनट। लेकिन मैं सोचता हूं आज इस चर्चा के दौरान एक चर्चा हम इस सेकंड हाफ में और कर लें, उसका विषय छोड़कर जाता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे तो उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले बख्शी साहब मुझे मिले थे, तो उन्होंने भी उस चर्चा को कहा था, और 71 की लड़ाई में हीरो रहे एयर वाइस मार्शल बाबा मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, ये बहुत रेडिकुलस है हिंदुस्तान में कि जिनको ये नहीं पता मिक की पूंछ किधर और मुंह किधर है, वो सेक्रेटरी होते हैं डिफेंस के। बिल्कुल चर्चा करते ये चर्चा भी हो जाए कि अगर जब सब सुधर रहा है तो ये भी एक झटके में सुधार ही दो। तकनीकी लोग ही क्यों नहीं नेतृत्व करें, जिनको ये नहीं पता AK-47 उल्टी किधर से सीधी किधर से, वो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, उनके नीचे बैठता है एयर चीफ और डिफेंस चीफ। ये छुट्टी की एप्लीकेशन से लेके वर्दी धुलाने का पैसा तक ये बाबू को पास लंबा चक्कर काटना पड़ता है। आखिर हम सेना को बाबूइज्म से परे क्यों नहीं कर दें? मुझे एक बात याद आती है, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा, कि देश कैसे चलना चाहिए। अर्चना जी, मैं मेरे जहन में एक सेकंड, मेरे जहन में कभी पार्टीजन आता ही नहीं, क्योंकि मैं किसी पार्टी में हुई नहीं। मैं लक्ष्मण रेखा मानता हूं। जब भारत युद्ध में उतर गया, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट की बैठक बुलाई, आर्मी चीफ को बुलाया, जल थल नभ तीनों मुखिया आए। उन तीनों मुखिया ने, भारत की सेना बहुत ओबीडियंट सेना है, पाकिस्तान जैसी बदतमीज सेना नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को भी मारने लगती है, राष्ट्रपति को भी धमकाने लगती है। हमारे यहाँ की विनम्र सेना है नेतृत्व के प्रति। तो तीनों आर्मी चीफ ने पूछा कि हमारे लिए क्या आदेश है, तो शास्त्री जी ने कहा आदेश तो आप हमको दोगे, आपको जो उचित लगता है वो सब कीजिए, और वो सब करने के लिए सरकार को क्या करना है ये आप आदेश कीजिए। भारत की सेना इस सम्मान के साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल, तो यहां पर छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जो चर्चा अमिताभ जी ने छोड़ा कि आखिरकार सेना को बाबूइज्म से खात्मा क्यों नहीं किया जा सकता सेना में, उस पर चर्चा करेंगे, और पाकिस्तान के आगे की रणनीति और इन पैंतरों पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बुलेटिन में। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के पहले हाफ में हमने चर्चा की कि आखिरकार पाकिस्तान की इस रणनीति का जो जवाब दिया गया वाकई ये माकूल जवाब है, और ये जवाब शायद पहले से अगर दिया जाता तो स्थिति आज भिन्न होती। एक और जो बात हमने ब्रेक से पहले छोड़ी थी कि क्या सेना के अंदर बाबूइज्म को खत्म नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे पर का जवाब हम चाहेंगे प्रफुल्ल बख्शी साहब से। बख्शी साहब, ये बताइए कि ये जो बाबूइज्म है सेना के अंदर, क्या जब पूरे सिस्टम को हम बदल रहे हैं तो इस सिस्टम में भी बदलाव करने की जरूरत है कि सेना को ही का ही कोई शख्स बैठे उस जगह पर जो चीजों को बेहतर तरीके से जानता और समझता हो? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपने जिसको कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल वही बात करी जो करनी चाहिए। ये एक्चुअली मैंने एक इसके ऊपर लिखा भी था और लेटर भी किया था, पब्लिश भी हुआ था कि प्रधानमंत्री को क्या मेन चीज करनी पड़ेगी। अब वो टेक ओवर कर रहे हैं और सबसे पहली चीज मैंने लिखी थी कि उनको टोटल ब्यूरोक्रेटिक रिवाइटलाइजेशन और रिवैम्पिंग करना पड़ेगा। मतलब जितनी जिसको आप बाबूगिरी कहते हैं, जो बाबूडम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको उस जगह लाना पड़ेगा जहां पे उनसे काम लिया जा सके। देखिए, मैनेजमेंट में एक लाइन होती है, एक स्टाफ होता है। अभी हमारी ब्यूरोक्रेसी लाइन समझ के अपने बैठती है, मतलब हुकूमत करना चाहती है, हर जगह वो टेक ओवर करती है। नहीं, उनका काम है ऑर्गेनाइजेशन को और ऑपरेशंस को सपोर्ट करना, और उस सपोर्ट के लिए उनको बहुत जरूरी है वो स्टाफ में आए। ये जो चीज है रेलवे समझ गई थी। रेलवे ने हर एक बाबू को निकाल दिया अपने यहां से, और रेलवे अफसर जब उनका जॉइंट सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होता है, पर ये फौज में करने नहीं देना चाहते। क्यों नहीं करने देना चाहते? आप सुन लीजिए मुझसे। सन 55 में किसी ने नेहरू जी को कह दिया था कि आप फौज से जरा ध्यान रखिए, ये एंग्लिसाइज फौज है, ये जब थाईलैंड में कू हो गया है, कंबोडिया में कू हो गया है, पाकिस्तान में हो गया है, तो आप इनसे जरा इनको दूर रखिए। तो उन्होंने फिर इनको तरीका बताया कि इनको ऑर्डर और प्रोटोकॉल में नीचे ले आइए, और 3 जो सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से दूर रखे जाएंगे। ये दुनिया में एक ही सिर्फ उदाहरण है, और या हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बाप अपने बेटे से डर रहा है। एग्जैक्टली वही बात है, और फौज को इस बात का पता है कि हम जैसे कि वीके सिंह के टाइम पे कहानी लगा दी थी कि एक जखीरा आगरा से आ रहा है, एक सिरसा से आ रहा है, जैसे कि 1857 में मेरठ से जखीरा चला आ रहा था। ये कहानियां जब फौज सुनती है तो उनके दिल में एक ऐसी टीस पहुंचती है, इतना दर्द होता है कि आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये अब समझदारी बिल्कुल बख्शी साहब, सेना की नियत पर सवाल खड़े किए जाते हैं, वो उससे मनोबल टूटता है। बिल्कुल बख्शी साहब, इससे इनकार को ठीक करूं, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया। अर्चना जी, जो बात बख्शी साहब ने कहा, इसे शायद बहुत पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए। एक चीज आपको बता दूं, एक वक्त का मैं बख्शी साहब एक चीज आपको बता दूं, और वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अब जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी फौजी अफसर को होना चाहिए, और डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो सीडीएस के तहत ठीक है। बिल्कुल अर्चना जी, जो बात बख्शी साहब ने कहा, वाकई ये इस चीज को हमें पहले अडॉप्ट कर लेना चाहिए, हमने आज तक अडॉप्ट नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूँ, और जो अभी चर्चा भी चल रही है, बीच बीच में न्यायालय ने भी कहा कि ठीक है, राष्ट्रपति जो कमांडर इन चीफ होते हैं हमारी आर्मी के और उसके सारे तीनों विंग्स के, लेकिन उनका एक संयुक्त हेड भी होना चाहिए जो उसके सारे, ये बात होती है चेक्स एंड बैलेंसेस की। ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, पुलिस के लिए भी आवश्यक है। यदि सिविल काम के लिए भी हम भी सोचते कि वही जाप्ता तो हमारे इन्वेस्टिगेशन करे और वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, तो उससे भी परिस्थितियां बहुत खराब हो रही। तो पुलिस रिफॉर्म्स जितने आवश्यक है उतने आर्मी में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, और इसकी मॉनिटरिंग इस तरह से हो कि ऐसा चेक एंड बैलेंस हो कि हमारे, वैसे तो डरने की कोई बात नहीं है, भारत की आर्मी का जो चरित्र है पाकिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं है। वह आर्मी का चरित्र यह है कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर हावी होना चाहती है, हमारे यहाँ स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी एक कह सकते हैं कि एक सामंजस्य के लिए
उनको एक अलग से अपना काम करने की एक पूरा प्रोसीजर मिले, एक सिस्टम मिले, उसके अलावा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था हो। यादव साहब, मानना है ठीक है, लखावत साहब के पास मैं आऊंगा, उससे पहले यादव साहब जो बात बख्शी साहब ने कहा कि जब इस तरीके की चीजें कही जाती हैं, जो उन्होंने जिक्र किया कि सेना के लोग, जो सैनिक होता है उन्हें टीस महसूस करती है, आप भी सेना में रह चुके हैं, जब ऐसी चीजें बात होती है कि वो कूच कर रही है, कूप कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे, तो निराशा जरूर होती होगी। नहीं, ऐसा जैसे बख्शी साहब ने बताया है कि वास्तव में सेक्रेटरी लेवल का आदमी डिफेंस ऑफिसर ही होना चाहिए, और डिफेंस ऑफिसर को जितना जिस तरह से लाइन ऑफ एक्शन होता है, किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है, वो ही विल बी नोइंग बेटर। और डिफेंस ऑफिसर का जो क्यूरिकुलम है डिफेंस में, जिस तरह से मैनेजमेंट, जैसे बख्शी साहब ने बताया कि भाई वहां भी मैनेजमेंट डिफेंस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है, दे आर वेरी क्विक। मैं बख्शी साहब से सहमत हूं। और लखावत साहब जो लेते हैं वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, क्या जो मांगे, जो बात प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कही, जो चीजें अब तक नहीं हुई है, उस ब्यूरोक्रेसी को सेना के अंदर से खत्म वो करेंगे और सेना के लोग ही सेना को संभालेंगे? धर्मराज जी, बख्शी जी ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि सेना को एक पृथक रूप से, एक अलग से किसी प्रकार की शासन व्यवस्था के नाते कहीं और कुछ चाहिए। कुल मिला के इनका जो मकसद है वो ये है कि सेना के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारण किया जाना चाहिए। सेना के रक्षा से जुड़े हुए सौदे हों, हथियार हों, शस्त्र हों, सेना के लेटेस्ट टेक्निक उनको उपलब्ध कराई जाए। रक्षा के लिए जो उत्पाद हमको चाहिए उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सैनिकों के जन कल्याण के लिए और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और सैनिक बिना हथियार, बिना शिक्षण, बिना वातावरण, बिना शस्त्र के नहीं रहना चाहिए। और दुनिया में जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, भारत को लेटेस्ट टेक्निक से इक्विप्ड करना चाहिए। उसके लिए मैं एक बात से सहमत हूं, आप तो कह रहे हैं रक्षा मंत्रालय की, मैं तो कह रहा हूं कि पूरे शासन में ही शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, विषय के विशेषज्ञों की आवश्यकता है। चाहे खेती का मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, तो कृषि के बारे में कम से कम उसको जानकारी होनी चाहिए। सिमिलरली शिक्षा का भी वही विषय उठता है, ऐसे ही निकायों से। और आपका ग्रामीण विकास हो, बिल्कुल विशेषज्ञों की जरूरत है। चलिए विषय सब जगह, चलिए हम इंतजार करेंगे कि वर्तमान सरकार चीजों को दुरुस्त करे। लखावत साहब, वक्त हमारा खत्म हो गया, ठीक है। जिससे जो प्रोफेशनल है उसी प्रोफेशन के लोगों को अगर हाके तो बेहतर होगा। चलिए अमिताभ जी, संपादक मैं लखावत साहब की इस बात से अपने को संबद्ध नहीं कर सकता। लखावत साहब ने चीजों को डाइल्यूट कर दिया, वो सत्ता में है शायद इसलिए कर दिया, विपक्ष में होते तो नहीं करते। अर्चना जी ने जो बात कही वो बात ठीक है, मैं मानता हूं। मुझे बताइए एक बार, मैंने बताया ना, आपके यहां जैसलमेर से उड़ान भरी थी, पाकिस्तान जाके वहां के तमाम टैंकों को उड़ा के चले आए थे, तब उनको परमवीर चक्र, तमाम चक्र मिले थे एयर वाइस मार्शल बाबा को। उन्होंने मुझसे ये पीड़ा कही, उन्होंने कहा कि बंजर भूमि विकास का सेक्रेटरी हमारे यहां सेक्रेटरी हो जाता है अगली सुबह, जिसको ये नहीं पता, मिक सामने खड़ा कर दो फोटो तो ये बता दे सीधा है खड़ा है कि उल्टा, वो हम पर राज करना चाहता है। ये टीस है, क्यों रहे ये टीस? इतना तो मंजूर कर लिया कि 8वां फेल भी रक्षा मंत्री हो, मंजूर है, वोट का राज है, मंजूर। ये शासन हमने चुना है, मंजूर। कोई रक्षा मंत्री बन जाए, लखावत जी बन जाए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अर्चना बन जाए, बहु और स्वागत है। हो भले गोले की आवाज सुन के डर जाए, लेकिन लोकतंत्र है, बन सकते हैं। लेकिन सेना को चलाने के लिए तो वो आदमी दीजिए। ये कितना डिमोरलाइजिंग है कि जिनके ऊपर हमने देश की हिफाजत का जिम्मा रखा है, थल सेना अध्यक्ष, नवसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, उन लोगों के ऊपर ये बाबू बैठे हुए हैं। बाबुओं के दफ्तर में गिड़गिड़ाना पड़ेगा उनको। ये कैसा तरीका है भारत की सेना? मुझे लखावत साहब, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं। और ठीक बात कही बख्शी साहब ने, दुनिया की छोड़ो, अपने देश की तो मानेंगे। रेलवे वालों ने अपना सेक्रेटरी अन्य विभागों की तरह क्यों नहीं रखा? रेलवे में सेक्रेटरी नहीं होता, सेक्रेटरी का काम चेयरमैन रेलवे बोर्ड ही करता है, ठीक है ना? उन्होंने क्यों नहीं रखा बंजर भूमि विकास के किसी अग्रवाल साहब को या मछली पालन विभाग के किसी मित्तल साहब को सेक्रेटरी क्यों नहीं मंजूर कर लिया? नहीं किया ना। जब आप जानते ही नहीं हो अटरी पटरी मीटर गेज ब्रॉड गेज, तो आप क्या करेंगे वहां?
और क्यों रहने जाते? जो निपट विशेषज्ञता के विषय है, हमको इसमें भी एतराज नहीं। आप 12वां पास को एचआरडी मिनिस्टर बना दो, यह भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र की महिमा है, चलने दीजिए। लेकिन सेना के साथ तो न्याय होना चाहिए। यह बात केवल बख्शी साहब ने नहीं कही, मुझसे तमाम बड़े सैन्य अधिकारियों ने कहा, जिन्होंने भारत के लिए शौर्य के पदक जीते हैं, उन लोगों ने मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि अब भारत को यह निर्णय करना चाहिए। किस बात का भय है? मैं बख्शी साहब से बड़ा अभिभूत हूं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ्रेज कहा कि कोई बाप अपने बेटों से डरता है। हिंदुस्तान की फौज का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए उठाकर। हमने सिर झुकाकर फैसला माना है लीडरशिप का भारत की सेना ने। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा पीछे आ जाओ तो पीछे आ गए, जब कहा आगे जाओ तो आगे चले गए। ना ये पूछा कि पीछे क्यों जाए और ना ये कभी पलटकर पूछा कि आगे क्यों जाए। लखावत साहब ठीक कह रहा हूं ना? जॉर्ज ने मुझसे कहा था, जॉर्ज फर्नांडिस ने रक्षा मंत्री थे, नन अदर देन जॉर्ज। भारत के रक्षा मंत्री के पास तो सारी एक्सेस होती है ना हर चीज की। उन्होंने मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री, दुनिया की कोई बड़े मुल्क की फौज इतने कम संसाधनों में बिना शिकायत के नहीं रह सकती जितनी भारत की फौज है। हमने जूते भी नहीं हुए तो भी शिकायत नहीं की कभी। कभी किसी मंत्री का घेराव किया सेना ने? एम्बुलेंस चलाने वाले लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं जयपुर में, पता है ना आपको? मास्टर अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं। सेना तो कभी नहीं आई ना आपसे जिद करने। तो जो बच्चा इतना ओबीडियंट हो उसके ऊपर ये नाकारा बाबू क्यों बैठाल देते हैं हम? क्या रेलवे की तरह इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती? और नहीं हो सकती तो देश को कारण बताएं नरेंद्र मोदी जी। अगर आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं तो आइए एक पहल यह भी कर दीजिए, भारत की सेना के बारे में निर्णय भारत का प्रधानमंत्री, भारत का रक्षा मंत्री और भारत के तीनों सेना के अंगों के प्रमुख, यही लोग मिलकर लें। उसमें किसी बाबू का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बाबू एचआरडी चलाए, मछली पालन चलाए, मुर्गी पालन विभाग चलाए, पर्यटन चलाए, नाच गाना चलाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसमें रिश्वत खाए, कोई आपत्ति नहीं। नरेगा मनरेगा सब चलाए, लेकिन आपको यह तो समझना चाहिए। कभी मैं रक्षा मंत्री होता तो मैं सेक्रेटरी से कहता कि मुझे ये जो हथियार रखे हैं इनका डिस्क्रिप्शन बताओ जरा, और नहीं बता पाता तो उससे कहता आप मूर्ख है, आप क्यों रहे इस डिपार्टमेंट में भाई? आप उस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, हर फाइल आपके दस्तखत से होकर गुजरेगी, आपको एबीसीडी पता नहीं। क्रिकेट के खिलाड़ी को फुटबॉल का कोच बना दोगे, कैसे चलेगा देश? लखावत साहब, यह मौका है, इतिहास में नाम लिखाइए। भारत की पूरी सेना जय जयकार करेगी अगर हमारी सरकार ने यह निर्णय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के चर्चा में अभी बस इतना ही। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एचपी यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओंकार सिंह लखावत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।